संभाषण कुशलता माधवराव सप्रे का एक प्रसिद्ध निबंध है। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभाओं में से हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में साहित्य के निर्माण में और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। सन 1900 के आसपास ये एक पत्रिका निकालते थे छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ की हिंदी की पहली पत्रिका है। इसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। इनके नाम से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शालाएं, बहुत सारे संस्थान हैं। तो एक तरह से पत्रकारिता के छत्तीसगढ़ में जनक हैं माधवराव सप्रे। सप्रे शाला भी है रायपुर में। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भी गांधीवादी मूल्यों और विचारधारा पर चल के अपना प्रमुख योगदान दिया था। इनकी एक कहानी भी है, टोकरी भर मिट्टी, जिसको हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। टोकरी भर मिट्टी। तो इन्होंने संभाषण की महत्ता को बताते हुए यह एक निबंध लिखा है। संभाषण क्या होता है? संभाषण दो शब्दों से मिलके बना है। सम धन भाषण। भाषण मतलब अपने विचार, अपने भाव व्यक्त करना, कहना। संभाषण मतलब सम्यक रूप से विचार प्रस्तुत करना। सम्यक रूप से मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से कहना चाह रहा हूँ, उस तरीके से मैं अपनी बात प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। ठीक? इसी को संभाषण कहते हैं। कुशलता मतलब इसमें विशेषज्ञता हासिल करना। हमारे संस्कृत में बहुत सारे नीति श्लोक, सुभाषितानि थी जिसमें वाणी के महत्व पर वर्णन किया गया है। इस जो शीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम, ये भर्तृहरि का जो श्लोक है, इसमें भी यही बताया गया है कि किस तरह से सुसंस्कृत और सुसज्जित भाषा बोलने वाला, अर्थात जिसके वाक में, वचन में कुशलता है, अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर लेता है, वही उस व्यक्ति की शोभा को बढ़ाते हैं, न कि केवल बाहरी चीज़ें। बाहरी चीज़ें वो मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाती। कितना भी बढ़िया व्यक्तित्व हो, देखने सुनने में हो, अगर बोलने का ढंग नहीं है तो उसको समाज में आदर प्राप्त नहीं होता है। जो बोलने का, अपनी बातों को कहने का, भाषण देने का हुनर है, उसी के कारण आदमी दूसरे द्वारा सुना जाता है, प्रशंसित होता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छे शायर हैं वसीम बरेलवी। वसीम बरेलवी जी कहते हैं कि कौन सी बात कब, कैसे, कहाँ कही जाती है, कौन सी बात कब, कैसे, कहाँ कही जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आज लोग शिकायत करते हैं कि कोई उनको नहीं सुनता ध्यान से। तो हर बार यह साबित हुआ है कि अगर ढंग हो कहने का, कब कहना है, कहाँ कहना है, कौन सी बात कहनी है, इस मौके पर अगर यह कुशलता आ जाए तो वह व्यक्ति आदर का पात्र होता है, उसकी हर बातें सुनी जाती है। कोई भी देख लीजिए, बड़े से बड़े अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन आज क्यों सर्वाधिक लोकप्रिय हैं?
बड़े से बड़े नेता हैं, भले वो दूसरी भाषा नहीं जानते हो, लेकिन किस तरीके से जो उनके भाषण की कुशलता है, उसके कारण उनको हिंदी न जानने वाला व्यक्ति भी उनको सुनने की, समझने की कोशिश करता है। ये महत्व है संभाषण की कुशलता का। उस पाठ के बारे में माधवराव सप्रे कहते हैं कि संसार में मनुष्य में आनंद देने वाली जितनी सामग्री है, आनंद देने वाली, एक दूसरे को सुख पहुंचाने वाली, उसमें एक परस्पर आलाप, संभाषण अथवा बातचीत भी एक है। उन आनंद देने वाली चीज़ों में, चाहे वो संगीत हो, कला हो, जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं, उसमें एक प्रमुख स्थान है संभाषण का। और यह केवल आनंद वाली चीज़ नहीं है, यह संभाषण परस्पर एक दूसरे को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। इसके माध्यम से अपने हृदय की संकीर्णता को दूर करने का अच्छा अवसर भी मिलता है। हम जब तक बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, तब तक अपने मन की गिरहों को नहीं खोलते। दूसरे की बातों को सुनकर अपने को समृद्ध नहीं करते। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने बोलने का जो हुनर पाया है, बोलने का जो सलीका सीखा है, वह सुनने से आया है। हम अगर अच्छे श्रोता हैं, तभी हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं। खुद भगवान भी मनुष्यों को ऐसा बनाया है कि कान दो हैं, जिससे ज़्यादा सुना जाए। इसका क्या प्रतीक है कि आँख दो मतलब ज़्यादा देखा जाए, कान दो मतलब ज़्यादा सुना जाए, मुंह एक अर्थात सुनने की अपेक्षा कम बोला जाए। ठीक है, तो हम सुनते हैं तो अपने आप को समृद्ध करते हैं, हमारा सोचने समझने का, ज्ञान का दायरा बढ़ता है। इस मानवीय जीवन संग्राम में विषय प्राप्ति करने के अन्य गुणों के साथ संभाषण कुशलता का होना भी जरूरी है। यह संभाषण दरअसल हृदय के भावों को प्रस्तुत करने का एक जरिया है। अगर हम बोलेंगे नहीं, तब तक दूसरा नहीं समझ सकता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे हृदय में कौन सी भावनाएं हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। हम बोलेंगे तभी तो व्यक्त होगा, और हमारा कहा हुआ दूसरे को क्यों अच्छा लगेगा, क्यों प्रभावित होगा, जब हमारे बोलने का ढंग थोड़ा बेहतर हो। संभाषण अथवा जो परस्पर बातचीत है, वह एक कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। किस चीज की चाबी है? हृदय के खजाने को खोलकर जनता के समक्ष रखने की। हृदय में जो भावनाओं का, जो हमारे समझ का जो खजाना है, जो हमारे भावोद्गार हैं, वह हृदय में केंद्रित रहते हैं, संकलित रहते, इकट्ठे रहते हैं। संभाषण के माध्यम से हम उनको बाहर रखते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नीति का उपदेश देते समय मूर्खों को वही शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है हमारे पूर्वजों ने? कि तुम बुद्धिमानों के सामने चुप रहो, बोलो मत, नहीं तो तुम्हारी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके सामने सुनना चाहिए। कम से कम बोलिए, अधिक से अधिक उनसे सुनिए, वरना आपका अज्ञान उनके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। विभूषणम मौनम पंडितानाम।
पंडितों के सामने, विद्वानों के सामने किसी व्यक्ति की शोभा तभी तक है जब तक वह मौन है, शांति से सुन रहा है। जैसे ही वो सुनता है, मुझे वो कहानी याद आ रही है कालिदास और विद्योत्तमा की। सुना है आप लोगों ने कहानी कालिदास और विद्योत्तमा की? विद्योत्तमा उनकी पत्नी थी। वो किसी राज की राजकुमारी थी, बहुत ज्ञानी थी। जो कुछ हमारे प्राचीन साहित्य में विदुषी नारियों का चित्रण मिलता है, उसमें से एक है विद्योत्तमा। नाम ही है विद्या में उत्तम। जब उनकी थोड़ी उम्र बड़ी हुई, शादी की उम्र हुई, तो राजा जब वर ढूंढने लगे तो विद्योत्तमा ने कहा कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझसे ज्ञान में श्रेष्ठ हो, अपने से कम ज्ञान वाले से मैं शादी नहीं करूंगी। तो उस समय स्वयंवर का प्रचलन होता था, तो स्वयंवर आयोजित किया गया और कहा गया कि जो विद्योत्तमा जी को शास्त्रार्थ में, ज्ञान विज्ञान के, एक तरह से शास्त्रार्थ होता था मतलब ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन, उसमें जो उनको पराजित कर देगा या उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, उससे ही उनकी शादी होगी। एक से एक विद्वान पंडित आए और सब पराजित हुए उनके सामने, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। अब वो ज्ञानी थे, पंडित थे, अहंकारी भी हो गए। उनको बहुत क्रोध आया कि एक स्त्री के हाथों हमें पराजय झेलना पड़े। तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि हम इसको धोखे से एक मूर्ख से शादी करा देते। ठीक, ये विद्वान के योग्य नहीं है, वरना उसका अनादर करेंगे। यही सोचते हुए वो जा रहे थे, तब तक रास्ते में उनको एक जंगल में एक आदमी दिखा जो पेड़ की वही डाल काट रहा था जिस डाल पर बैठा था। उसको देखा तो इन लोगों को बहुत हंसी आई। सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, इतनी ऊंचाई पे चढ़ा हुआ है, जैसे ही डाल टूटेगी खुद गिरेगा। ठीक, तो उसको उतारा गया, बुलाया गया, बोला कि तुम्हारी शादी हम कराएंगे राजकुमारी से। बहुत खुश हुआ वो। ऐसी कथा है, अब क्या सत्य है वो मैं नहीं जानता। तो राजा के यहाँ गए। पंडितों ने ये कहा कि बस एक बात ध्यान रखना, तुमको कुछ भी बोलना नहीं है, जैसे भी चाहे तुम जवाब देना, लेकिन मुंह मत खोलना। क्योंकि वो जानते थे जैसे ही ये मुंह खोलेगा वैसे ही इसकी असलियत सामने आ जाएगी। बोले हम सब संभाल लेंगे, तुम्हारी शादी करवाएंगे, तुम बोलना मत। अब वहाँ गए, शास्त्रार्थ शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि राजकुमारी ये मौन व्रत में है, महापंडित है, और अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि ये बोल नहीं सकते, मौन व्रत रहेंगे, तो आपको इशारों से इनसे बात करनी होगी। तो महारानी ने पहले तो बड़ी आपत्ति की, फिर कहा चलिए ठीक है। फिर महारानी ने इशारा किया कि ईश्वर एक है, एक। तो इनको लगा कि वो मेरी एक आंख फोड़ने के लिए उंगली दिखा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं कि मैं आपके दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ईश्वर एक कहा, ये दो क्यों दिखा रहे हैं? तो बोले नहीं, ईश्वर एक है लेकिन दो रूपों में दिखता है, एक आत्मा है, जीवात्मा, और एक परमात्मा। तो पंडितों ने उसकी व्याख्या करनी शुरू की। फिर कुछ दिखाया 5, तो ये कहा, उसको लगा कि थप्पड़ मारने के लिए हाथ दिखा रहे हैं, तो उसने कहा मुक्का दिखाया। इस तरह से उन्होंने फिर इसकी अलग व्याख्या की। इस तरह से उनकी शादी हो गई।
और शादी के बाद अगली रात जब सो रहे थे उस समय कहीं ऊँटों की या गधों की बोलने की आवाज़ें आई और इन्होंने कुछ उसकी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। ठीक, तब इनको लगा कि अरे ये क्या है, आप बोल कैसे दिए। तो फिर बात करना शुरू किया तो इनको लगा कि मैं तो ठगा गया, ठगी गई हूँ, और उनको दुत्कार करके कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया, महल से। उसके बाद कालिदास को यह बात इतनी बुरी लगी कि एक तो भरे स्वयंवर में मतलब मुझसे शादी हुई और फिर इस तरह से दुत्कार के निकाला गया, और किस कारण कि मेरे पास ज्ञान नहीं था। फिर वो विद्या अध्ययन शुरू किए और महापंडित कालिदास के रूप में हमारे सामने दिखते हैं। तो ये है बोलने का और न बोलने का महत्व। ठीक, एक बड़े नए शायर हैं, उनका भी एक शेर है कि क्या बोलना है अगर यह तय नहीं है साईं, तो खामोशी भी उतनी बुरी शय नहीं है साईं। मतलब क्या कहना चाहते हो, अगर ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो फिर शांत रहो। उसी बात को ये बताते हैं। कई बार बड़े विद्वान संभाषण कुशल व्यक्ति हंसी हंसी में भी दूसरों को बहुत काम की बातें बता जाते हैं, परंतु जब हम देखते हैं कि हमने अपनी संभाषण शक्ति को कहाँ तक पुष्ट और सुयोग्य बनाने का प्रयत्न किया है, तब हमें अपनी मूर्खता और कर्तव्य परायणता पर हंसी आती है। होश के साथ बातचीत करना तो दूर रहा, हम कभी कभी आम कहने की इच्छा रखकर नीम कह जाते हैं और सुनने वाला उस नीम के कड़वेपन से ऊब जाता है। जिस भी मनुष्य के पास कब किस समय क्या कहना है, कौन सी बात कहनी है, यह जज करने का, यह तय करने का, यह जानता है वह आदमी, तो उसके समान, तो उसके पास मान के चलिए कि एक बहुत भारी अस्त्र है, एक बहुत भारी उपकरण है उसके पास, वह भाषा। नहीं तो कभी कुछ माहौल रहता है और उसमें हमें आम बोलने की ज़रूरत है और हम नीम कह दिए। हम नीम सुन के आम के जो मीठेपन का स्वाद है वह कड़वेपन में बदल जाता है और वह स्थिति गतिरोध की उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए ये कहते हैं, माधवराव सप्रे जी कहते हैं कि ये एक कला है, यह एक क्षमता है जिसको हमें सचेत होकर अर्जित करनी चाहिए। इस शिक्षा को हमें प्राप्त करना चाहिए और इस शिक्षा के बारे में प्राप्त करने के लिए वो पहले चर्चा करते हैं कि वह कौन कौन से दुर्गुण हैं जिससे बातचीत करते समय हमें बचना चाहिए। पहला दुर्गुण जिसको रेखांकित करते हैं वह है जी हाँ की प्रवृत्ति। हर बात में जी हाँ कहना या हाँ जी कहना, इसको एक बहुत दुर्गुण के रूप में, पहला और प्रमुख दुर्गुण के रूप में माधवराव सप्रे जी कहते हैं। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यह जीव एक खेत है जिसमें जी हाँ नाम का पौधा उगा है, कि कोई कुछ भी कहे इनका जवाब रहता है जी हाँ। और जब इनका सिर हिलता है असंभव बातों पर भी, तो ऐसा लगेगा कि आकाश से रवाना होकर यह सिर पाताल में ही हिलेगा, मतलब हाँ करना। ठीक, और मजे की बात है कि ऐसे बोलने वाले विरोधी बातों पर भी हाँ कहते हैं। मतलब तुम कहो अगर कि ये आम है तो बोलेंगे हाँ ये आम है।
फिर थोड़ी देर में कहो कि नहीं नहीं इमली है, हाँ हाँ सही कह रहे हो ये इमली है। अरे इसके पत्ते तो बबूल जैसे दिख रहे हैं, हाँ वही तो मैं कहूँ कि ये बबूल ही है। इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। ठीक, जिसको जैसे तीजन बाई जब पांडवानी सुनाती हैं तो दो बैठे रहते हैं, हर बात में हौजी, है ना, तो उनको हौजी ही कहते हैं, तो वो हर बात में हाँ जी। उस तरह की प्रवृत्ति वाले ये लोग रहते हैं। ऐसा लगेगा कि एक बोलेंगे कि मेरे पास एक बादल फोड़ने वाला बांस है, तो बोलेंगे हाँ हाँ है। दूसरा कहेगा कि मैं अभी थोड़ा पानी गिराता हूँ बांस से, बादल को फोड़ता हूँ, तो बोले हाँ हाँ तुम कर सकते हो। तो ये एक बहुत विनाशकारी दुर्गुण है। इसी पे एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है गोरख पांडे की, कुछ लोग कहते हैं उदय प्रकाश की है, कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। तो ये जो हाँ जी की प्रवृत्ति है कि राजा ने कह दिया तब वो सही ही है, किसी अधिकारी ने कह दिया वह सही है, ये बात अच्छी नहीं है। जहाँ नहीं कहना है वहाँ नहीं बोलना चाहिए, इस बात पर ये बल देते हैं। दूसरा दुर्गुण कहते हैं कि वह दुर्गुण है पहले के ही समान लेकिन उसका विपरीत, और वह है नहीं। हर बात में नहीं करना। ऐसा लगता है कि नहीं उसका तकिया कलाम हो गया है। ऐसे लोग बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। हर चीज में नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये नहीं है, असंभव है। इस तरह की बात करना भी एक दूसरा उतना ही बड़ा दुर्गुण है। तीसरा दुर्गुण यह है कि संसार के अधिकांश मनुष्यों के जो विचार प्रायः सदैव रहा करते हैं, उनके विरुद्ध अपने विचारों को चलाने का सतत प्रयत्न किया जाए। मतलब दुनिया कुछ और सोचे, दुनिया कुछ और कहे, लेकिन हम जो कह रहे हैं वही सही। ये एक तीसरा दुर्गुण है कि दूसरे की या परंपरा की या अपने पूर्वजों की बात मानने को वो तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि जैसा मैं सोचता हूं यही सही है। ऐसे लोग जिद्दी या हठी होते हैं। यह एक तीसरा दुर्गुण है। विचारशील मनुष्य कुछ भी सोचे, लेकिन इनकी खिचड़ी अलग पका करती है, ये अलग ही अपना निर्णय देते हैं। इनके अंदर एक घमंड या अहंकार की भावना भी घर कर जाती है। ये लगता है मैंने कह दिया इसलिए यही सही है। एक ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो दूसरों को कुछ बोलने ही नहीं देते। जब बोलना शुरू करते हैं, हाँ हाँ आप बताओ, हाँ आप तो बोल सकते हो, आप बताओ आप बताओ, और उसके बाद फिर आपकी बात भी, आप मेरी जगह पर रहते तो ऐसे करते वैसे करते ये करते वो करते। मतलब उनके साथ बात करके आपको लगेगा कि आपके हिस्से की बातें भी वही बोल रहे हैं, आपको बोलने का कुछ मौका नहीं देते हैं। ऐसे मनुष्य चाहते हैं कि वही बोलते जाएं और दूसरा उनको चुपचाप सुनता जाए। एक और बहुत बड़ा दुर्गुण है संभाषण में। कुछ ऐसे महान दुर्गुण कहते हैं इनको माधवराव सप्रे जी। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सदैव अनुपस्थित व्यक्तियों की निंदा करते रहते हैं। जो नहीं है उसके बारे में अनाप शनाप कहते रहते हैं। सामने हैं तो हाँ बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे उनके बारे में,
कि आप तो सबसे अच्छे हैं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, जैसे जाएंगे तो ये तो बहुत मूर्ख आदमी है ना, तुरंत उसकी निंदा करना शुरू कर देंगे। किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाषा का प्रयोग, किसी मनुष्य के आचरण के विषय में राय देना, उसके संबंध में भली बुरी बातें कहना, उसको समाज की दृष्टि से नीचे गिराने का प्रयत्न करना, इनके लिए संभाषण में मजे की बात होती है। लेकिन ऐसे मनुष्य कभी भी सुखी या संभाषण कुशल नहीं बन पाते हैं। ऐसे शब्द हमें कभी भी अपने ज़बान पे नहीं लाने चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछतावा हो। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, ये तराजू तौलिए फिर मुख बाहर बैन। पहले मन की तराजू से तौलिए कि जो बात में मीठी ऐसी बाड़ी बोलिए, ये भी है, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। ऐसे वचन बोलिए जो आपको भी खुशी दें और आपके कहने से दूसरे भी उससे खुश हों। इसलिए हमें मुख्य रूप से 4 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कोई भी जब हम बात कहें तो उन 4 बातों के बारे में बताते हुए माधवराव सप्रे जी उनको रेखांकित करते हैं। पहली बात है सच्चाई। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पक्ष लेना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण पहलू है, समय और समाज की आवश्यकता। जिस समय वह बोलना ज़रूरी है उस समय चुप मत रहिए। अगर समाज को वह बात कहे जाने की ज़रूरत है तो ज़रूर कहिए। तीसरी बात, भाषा की सरलता और सौंदर्यता। पूरी कोशिश कीजिए सरल शब्दों में आप अपनी बातों को कहें, भाषा की जलेबी मत बनाइए, ठीक। और सौंदर्य पूर्वक हो, मतलब कोशिश रहे कि सुनने में श्रोता को आपकी बातें कर्णप्रिय लगे, उसके कानों को अच्छी लगे। शिष्ट आनंदवर्धक भाषण शैली का प्रयोग, ऐसी शैली हो जो शिष्ट हो। शिष्ट मतलब सभ्य हो, ठीक। और आनंदवर्धक हो, यानी दूसरे के मन की खुशी को, कि किसी को आपसे बात करके लगे कि उसको प्रसन्नता हुई, आपसे बात करके उसको खुशी हुई। आजकल तो औपचारिकता हो गई है कि आपसे मिल करके, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन यह औपचारिकता न रहे, वाकई उसको अच्छा लगा, ऐसी भावना आए। जो सप्रे जी कहते हैं कि जो मनुष्य सदा इन बातों पर ध्यान देकर बातचीत करता है उसकी बातों का दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। झूठ बोलने से हम संभवतः दूसरों का नुकसान तो कर ही सकते हैं, लेकिन उस झूठ बोलने से अपना भी बड़ा भारी नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि बाद में वह झूठ खुल जाती है और हम उस मनुष्य के सामने घृणा के पात्र हो जाते हैं। नीचा अपने आप को हमें घृणा की दृष्टि से वह देखने लगता है। समय और समाज की आवश्यकताओं के प्रतिकूल कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। समयानुकूल बात करना और संभाषण चातुरी का होना भी परमावश्यक है। जो काम अधिक द्रव्य से या शक्ति प्रयोग से भी नहीं हो सकता, वह काम मौके की बात करने से सहज में ही हो जाता है। आपको मालूम होगा कि महाभारत का युद्ध केवल कटाक्ष करने से, बोलने से ही इतना बड़ा युद्ध हुआ है ना। चाहे द्रौपदी का अंधे का बेटा अंधा ही होता है, इस तरह से बोलना, या दुर्योधन का बोलना, है ना। तो ये बोलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे माधवराव सप्रे जी कुछ
ऐसे नियमों को बताते हैं जिसका पालन करने से एक विद्यार्थी, एक नागरिक अपनी संभाषण की कुशलता को बेहतर कर सकता है, अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकता है। पहला वह उपाय बताते हैं, नियम बताते हैं, जिस तरह तुम किताबों का चयन करते हो पढ़ने के लिए, कौन सी इतनी सारी किताबें रखी रहती है, लेकिन तुम उसी किताब को उठाते हो जो किताब तुम्हारे मन लायक हो, जो किताब तुम्हारे काम की हो, जो किताब तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने में सहायक हो। उसी प्रकार तुम समाज में उन लोगों का चुनाव करो, उन मित्रों का चुनाव करो जो मित्र तुम्हारे ज्ञान क्षमता को, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को, तुम्हारे बात करने की क्षमता को अभिवृद्धि कर सके, उनसे लाभ हो सके, तुम्हारी कमियों को वो रेखांकित कर सके। ऐसे लोगों को हमें अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना साथी बनाना चाहिए, जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें। अपने साथियों के स्वभाव का पूरा ज्ञान प्राप्त करो। यदि वे तुम्हारे बड़े हैं तो तुम उनसे कुछ न कुछ पूछो और वे जो कुछ कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यदि छोटे हैं तो तुम उनको अपने बात से, अपने ज्ञान से उन लाभ पहुंचाओ। जब परस्पर बातचीत बैठे हो और नीरस हो रहा हो, हम क्या करते हैं? कहते और सुनाओ, और बताओ, तुम कुछ बताओ। इस तरह की बातचीत से अच्छा है ये कहते हैं कि तुम कोई विषय छेड़ दो जिस पे दोनों अपने मत रख सके, राय रख सके, जिससे दोनों उस बातचीत में शामिल हो और उनके ज्ञान और आनंद की वृद्धि हो। ठीक है, लेकिन बिना मतलब के भी बात मत शुरू करो, ये कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि विषय का ज्ञान जरूरी है होना। जब कुछ नई, महत्वपूर्ण अथवा शिक्षाप्रद बात कही जाए तब उस बात को अपने नोटबुक में जरूर दर्ज कर लो। कुछ भी नई चीज़, नई बात, नए तरीके का सीखते हो, जैसे मेरी आदत थी बचपन से ही, जब भी सर कुछ दोहा, कोई कबीर की, कोई तुलसी की, कोई शेर, कुछ भी क्लास में बोलते थे, तो मेरे सारे कॉपियाँ देखोगे बीए से लेके जो भी मेरी नोटबुक है, सब में उसमें वो आधा अधूरा जितना भी मैं सुन पाया उसको ज़रूर लिखता था। बाद में या तो सर से पूछ लेता था, सर ये एक बार फिर से बता दीजिए क्या आपने बोला था, या तो फिर कहीं जाके किसी और से पूछता था, सर से अगर कंफर्टेबल नहीं रहता था तो किसी दोस्त से। तो ये जो सीखता गया धीरे धीरे वो ऐसे ही हो गया। कोई भी बात, किसी का कथन महत्वपूर्ण लगा, उसको तुरंत मैंने अपने कॉपी में नोट किया। जब कॉपी घुमाता हूँ, पीछे मेरे कॉपी में, हर कॉपी में देखोगे पीछे में शेर, कविताएं, कोई पंक्ति, वो सब लिखा रहेगा। जब पलटता था पहले एक बार उसको देख लेता था, खुश हो जाता था कि वाह। फिर कहीं जाता था उसको बोलने में तो मैं उस बोलने का उसका इस्तेमाल करता था। इस तरीके से वह चीज़ है जो मैंने सीखी अपने गुरुओं से, अपने वरिष्ठों से, उसको अपने जीवन में ढाला। तो ये एक तरीका है सीखने का। ठीक है, या उसका सार रखो और कूड़ा कचरा फेंक दो। मतलब उस बात का महत्वपूर्ण अंश नोट कर लो, अगर पूरी वो बात उसी ढंग से नहीं तुम लिख पाए, क्या कहना चाहते हैं, तो उसको अपने पास रखो। कभी भी किसी समाज में कहीं बाहर निकलते हो, आते जाते हो, तो मौन व्रती मत बनो। अजनबी लोग हैं फिर भी उनसे कुछ बात करने की कोशिश करो। बहुत ज़रूरी है, अनावश्यक बातचीत न करो, लेकिन ज़रूरी मुद्दों पर तुम बात करके समय भी अच्छे से गुजरेगा और तुम्हारे ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। छठवीं जो महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं वह यह है कि किसी बात का निर्णय जल्दी में मत करो। हम हमेशा
किसी बात को लेकर निर्णय लेने की बात करते हैं। हम हमेशा दो रूपों में देखते हैं, ये बात सही है या ये बात सही नहीं है। एक तीसरा पक्ष भी होता है जो किसी के लिए सही भी हो सकता है, किसी के लिए नहीं सही भी हो सकता है। तो हम जल्दी किसी के प्रति कोई अपने अंदर धारणा न बनाएं। बार बार निदा फाजली कहते हैं कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी किसी को देखो बार बार देखो, एक बार मिलके, एक बार सुन के किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में धारणा मत बनाओ। जो दुष्ट व्यक्ति भी है, अपराधी भी है, जेल में बंद है, वो भी किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा हो सकता है। उसके लिए वो अच्छा हो सकता है। तो एक ही आदमी है, लेकिन किसी के लिए बहुत बुरा है, किसी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये हम फट से क्या करते हैं कि किसी चीज के प्रति निर्णयात्मक सोच बना लेते हैं। उस सोच से हमें बचना है। इस बात को अच्छे से याद रखो। 7वीं बात वो कहते हैं कि तुम दूसरों की त्रुटियों और दोषों को जिस दृष्टि से देखते हो, वे भी उसको उसी दृष्टि से नहीं देखते। इसीलिए समाज में किसी व्यक्ति पर आक्षेप करने से पहले, टीका टिप्पणी करने से पहले, टीका टिप्पणी करने का तुम सक्षम अधिकारी नहीं हो। तुम जो अपनी राय रख रहे हो वो अपने अनुभव पे रख रहे हो। तुम्हारी अनुभव बहुत सीमित है, संसार बहुत बड़ा है। तो उसको और दृष्टिकोण का मतलब यही होता है, किस कोण से हमारी दृष्टि पड़ी। ठीक है। मैं शहर में रह के गांव के बारे में कुछ विचार व्यक्त करूं तो मेरा अनुभव पूर्ण, मेरी वो दृष्टि पूर्ण नहीं होगी। गांव में ही रह के गांव के बारे में मैं बोलूं तब भी मेरी अनुभव पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि हमने दूर से नहीं देखा, हम उसी का हिस्सा हैं। तो हमारे अंदर उसके प्रति या तो प्रेम होगा या तो नफरत होगा। तटस्थ हम नहीं रह सकते। ठीक है, वो कोशिश करो। यदि आठवां वह नियम बताते हैं कि यदि अहंकारपूर्ण, आत्म प्रशंसक अथवा शेख चिल्ली मनुष्यों से काम पड़ जाए तो उनको तुम कुछ कड़े शब्दों में समझा सकते हो। इसमें यदि वे न माने तो चुप रहो। यदि इसका भी असर कुछ न हो तो उनसे दूर हट जाओ। ऐसे मनुष्य हैं जो बहुत शेखी बघारते हैं, जो हवाई बातें करते हैं। उनकी बातों को या तो समझाने की कोशिश करो 1-2 बार, नहीं समझते हैं तो फिर उनसे दूरी बना लो। उनसे ज़्यादा उलझना ठीक नहीं है। कोई कहता है कि कोई विद्वान है, वो कहता है कि सूअर से अगर आप लड़ाई करते हो तो पहले आपको वह अपने स्तर पे ले आएंगे, ठीक कीचड़ में ले आएंगे, फिर कीचड़ में उनसे कोई जीत नहीं सकता। ठीक है। तो ऐसे में मूर्खों के साथ उलझने से बढ़िया है कि उनसे दूरी बना लो। बातचीत करते समय अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का प्रयत्न मत करो। जानबूझ के एक से एक भारी भरकम शब्द, कोटेशन कि मैं बहुत विद्वान हूँ, सामने वाला ये समझे, ये दिखाने की कभी कोशिश मत करो। सहज होकर बात करो। आपके अंदर अगर विद्वता है तो वो झलक ही जाएगी, मूर्खता है तो वो बाहर आ ही जाएगी। ठीक है। इसलिए तुम प्रयत्न मत करो, क्योंकि जितनी ही तुम बुद्धिमानी प्रकट करने की कोशिश करोगे उतनी ही तुम्हारी बुद्धिहीनता बाहर दिखेगी। 10वीं बात कहते हैं कि किसी की बात यदि तुम्हें अपमानजनक या किसी तरह से गुस्ताखी की मालूम हो तब भी कुछ देर चुप रहने की कोशिश करो।
ऐसा भी हो सकता है कि वह बात तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हें खराब मालूम हो, परंतु सब लोगों को अच्छी मालूम हो, और यदि बात ऐसी ही हुई तो तुम्हें कुछ देर तक चुप रहने के लिए कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुम धैर्य का एक नया पाठ सीख जाओगे। कोई तुम्हें अपमानित करता है तो एक तो ये है कि तुम तुरंत लड़ पड़ो उससे, दूसरा ये है कि धैर्यपूर्वक शांति बनाए रहो, चुप रहो। हो सकता है सामने वाले को ही अपनी गलती का एहसास हो और तुमसे बाद में बोले, ठीक है। तो धैर्य रखना संभाषण में एक बहुत ज़रूरी कला है। 11वीं बात कहते हैं कि तुम स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक बातचीत करो और दूसरे को भी ऐसा ही करने दो। आपकी बातचीत, आपका संभाषण कुशल तभी है जब दूसरा सामने वाला भी जिससे आप बात कर रहे हैं वह भी सहज हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, अपने मन को आपके सामने खोल सके, तब समझिए आपकी बात करने की शक्ति में ताकत है। 12वीं और अंतिम बात वो कहते हैं कि बातचीत करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम यह है कि सदैव सच बोलने का प्रयत्न करो और जो कुछ बोलो उसे शांति और विनम्रता के साथ बोलो। विनम्रता बहुत ज़रूरी है। मृदु भाषण में जादू की शक्ति होती है। बहुत कड़वे बोल, कड़वे प्रवचन वह दूसरे को उतना प्रभावित नहीं करते। आदमी डर सकता है, उससे समझ नहीं सकता, उससे सीख नहीं ले सकता है जितना वह मधुर वचनों से सीखता है, प्रिय संभाषण से सीखता है, ठीक है। इसलिए विनम्रतापूर्वक, प्रेम पूर्वक अपनी बातों को समझाने की कोशिश करो। अंत में माधवराव सप्रे जी कहते हैं कि संभाषण शक्ति जो है वह ईश्वर की अमूल्य देन है। बहुत मूल्यवान यह उपहार है मनुष्यों को, और किसी जीव जंतु प्राणियों को यह उपहार प्राप्त नहीं है। यह कला सीखने का, इस कला को प्रयोग में लाने का, इस कला के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने का। इसलिए अगर इसका हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि इस ज़बान का हम रचनात्मक उपयोग करें या विध्वंसात्मक उपयोग करें। इस शक्ति के सदुपयोग से हमारे जीवन की आंशिक सार्थकता हो सकती है और परोपकार भी किया जा सकता है। अतएव हमें सदैव इस शक्ति का स्वस्थ तथा अर्जित अवस्था में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें सदैव संभाषण के प्रति सचेत रहना चाहिए और सही अर्थों में, सही संदर्भों में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके सही प्रयोग से न केवल दूसरे का जीवन बेहतर होगा बल्कि हमारा जीवन भी और अच्छा बनेगा। जब भी आप किसी से कड़वे वचन बोलते हो, गलत तरीके से बातचीत करते हो, तो आपके मन में भी वह बात कचोटती रहती है, और अच्छा बोल के आते हो तो आपके अंदर एक खुशी, एक प्रसन्नता का बोध होता है। इस प्रकार से माधवराव सप्रे जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें संभाषण की कुशलता, उसका महत्व, उसमें कौन कौन से दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों से बचने का उपाय और एक अच्छा कुशल भाषणकर्ता बनने के लिए, संभाषण में प्रवीण होने के लिए क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए, क्या क्या नियम हैं जिनका पालन करके हम अपनी भाषण कला को दक्ष बना सकते हैं, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन इस निबंध के माध्यम से किया है, जो न केवल हमारे पठन पाठन में उपयोगी है वरन हमारे जीवन को भी बेहतर करने में बहुत सहायक है।